केमिस्ट बहू। नीना ने फार्मेसी में अपनी डिग्री पूरी कर ली थी और अब वो एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रही थी। नीना बेटा, मेरी तो यही इच्छा है कि तू अपनी डिग्री का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए करे। मेरी इतनी बड़ी केमिस्ट शॉप है, तो मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करती? बाकी अगर तेरी इच्छा बाहर निकल कर नौकरी करने की है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। पापा, बात तो आपकी सही है। आपकी इतनी बड़ी केमिस्ट शॉप है, मुझे आपके साथ ही काम करना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ बिजनेस का तजुर्बा भी मिल जाएगा। नीना अपने पापा के साथ शॉप पर काम करने लगती है और जल्द ही सब काम सीख लेती है। कुछ सालों बाद अच्छा वर मिलने पर पापा उसका रिश्ता विवेक के साथ तय कर देते हैं। शादी के बाद अरे भाई, आजकल तो डॉक्टरों ने ऐसी हालत बना दी है कि बस इनके क्लिनिक में पैर रखने की देर है, बिना बंदूक के लूटने को तैयार बैठे रहते हैं। और सबसे मजे की बात तो यह है कि इन लुटेरों के सामने मरीज हंसते हंसते दौलत लुटवाता है। ठीक कह रही हैं आप मम्मी जी। नोएडा में तो 1,000 रुपए से कम में कोई ढंग का डॉक्टर मिलता ही नहीं है। और आजकल वो डॉक्टर तो रह ही नहीं गए जो बस आला लगाकर बीमारी पता लगा लेते थे। अब तो जब तक 2-4 जांचें ना करवा ले, डॉक्टर दवाई भी नहीं लिख देते। डॉक्टर की फीस, टेस्ट और दवाई का खर्चा मिलाकर 2-3 हजार रुपए एक विजिट का खर्च हो ही जाता है। अरे भाड़ में जाने दे इन डॉक्टरों को। अब हमारे घर नीना बहू आ गई है, हमारी तो आधी चिंता ही दूर हो गई। अब हम नहीं जाने वाले इन लुटेरे डॉक्टरों के पास पैसे लुटवाने। हम तो नीना बहू से लिखवा कर ही दवाई खा लिया करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब मैं आ गई हूँ ना, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नीना जानती थी कि वो बस एक फार्मासिस्ट है, उसके पास दवाई लिखने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ससुराल में मिल रहे अप्रत्याशित सम्मान से वो भी फूली नहीं समा रही थी और इसीलिए अति उत्साह में उसने सबके इलाज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। शादी को कुछ ही दिन बीते थे और इतने दिनों में गली मोहल्ले, रिश्तेदार, पड़ोस, हर जगह ये खबर फैल चुकी थी कि मिश्राइन की बहू डॉक्टरनी है जो बिना फीस लिए इलाज कर देती है। एक दिन, अरे छोटी बहू सुन तो जरा, विमला बुआ का फोन है, कोई दवाई पूछ रही है, बता दे तो जरा। जी मम्मी जी, आई। नमस्ते बुआ जी। जी, क्या बुखार हुआ है पोते को? डॉक्टर को भी दिखाई? हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। 2,000 का बिल तो बना ही दिया होगा। पैरासिटामोल सिरप, सेफेक्साइम और मल्टीविटामिन दिया होगा। अरे बहू, मेरे बताने से पहले तूने तो सारी दवाइयों के नाम बता दिए। ठीक दवाई है ना, खिला दे क्या मुन्ना को? हाँ जी बुआ जी, इतना तजुर्बा तो हो ही गया है मुझे। वैसे दवाई तो ठीक है, खिला दीजिए, ठीक हो जाएगा मुन्ना। अरे घर में इतनी सुगड़ बहुरिया बैठी है और हम डॉक्टर को पैसे फूंक के आ रहे हैं। मैं तो आगे से डॉक्टर के पास नहीं जाने वाली और ना ही घर में किसी को जाने दूंगी इन डॉक्टरों के पास। तू ही दवाई बता दिया कर बेटा। मेरी तो वहाँ अपने नंबर का इंतजार करते करते कमर टेढ़ी हो जाती है स्वालग। क्यों नहीं बुआ जी, जब आपको जरूरत हो फोन कर लिया कीजिए। किसकी तबीयत खराब है बुआ जी की यहाँ? उनके पोती की। दवाई बता दी है मैंने, आराम हो जाएगा। नीना, वो अभी 2 साल का छोटा बच्चा है, उसे तो बच्चों के डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता ये सब ठीक नहीं है? तुम्हें ऐसे दवाई नहीं बतानी चाहिए थी। भाभी, मैं कोई ऐसी वैसी दिखाई देती हूँ क्या आपको? आज तक किसी को गलत दवाई दी है क्या? सबको आराम ही हुआ है और मैं अपना काम अच्छे से जानती हूँ। नीना के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर वीना वहां से अपने कमरे में चली जाती है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये बहुत रिस्की काम है। अगर एक भी तुक्का गलत निकल गया तो? लेकिन आजकल की अच्छी बात किसी को अच्छी कहाँ लगती है? नीना को तो यही लग रहा है कि भाभी उसकी प्रसिद्धि से जल रही है। अब तो ये आम सी बात हो गई थी। घर पर अक्सर ही अड़ोस पड़ोस का कोई ना कोई आकर बैठा मिलता। नीना देखो ना, मेरे मुंह में कितने छाले हो गए हैं। क्या करूं, खाना भी नहीं खाया जा रहा। आप ना विकासोल की कैप्सूल खा लो, ठीक हो जाओगी। और वो छोटू है ना, उसे कब्ज हो गई है, इसी चक्कर में सही से खाता पीता भी नहीं है। भाभी, अब लूज सिरप 5 ml दिन में 2 बार पिला दो, सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन की तरह कोई खांसी तो कोई बुखार तो कोई सर दर्द तो कोई पेट दर्द की दवाई पूछने के लिए उसके पास आता रहता। नीना भी तजुर्बेदार डॉक्टर की तरह दवाई बताकर बड़ी खुश हो जाती। कुछ दिन बाद सासू माँ की एक सहेली उनसे मिलने के लिए आती है। अरे जानकी, बहुत खुशी हुई तुझे देखकर। शादी करके कानपुर क्या चली गई? तूने तो दिल्ली आना ही छोड़ दिया, बचपन की दोस्त को भी भूल गई। अरे ऐसा नहीं है निर्मला, अब दिल्ली में अपना कोई रहा नहीं तो इधर आने का कोई बहाना भी ना रहा।
मेरी शादी के बाद भाई साहब भी इलाहाबाद शिफ्ट हो गए, बस इसलिए कभी मिलना नहीं हो सका। लेकिन अब आई हूँ, पूरे 3 दिन रुककर दिल्ली घूमकर जाऊंगी। जमाना बीत गया दिल्ली में घूमे हुए। अरे तू निश्चिंत होकर रहे, मेरी दोनों बहुएं खूब सेवा करेंगी तेरी। अगले ही दिन से निर्मला अपनी सहेली जानकी को साथ लेकर दिल्ली घुमाने लगती है। शाम को जब दोनों सहेलियां घर पहुंची तो जानकी मौसी थोड़ी सुस्त दिखाई दे रही थी। अरे जानकी थक गई क्या? निर्मला, शरीर दर्द से टूट रहा है, तो बहू से कहकर 1 कप चाय बनवा दे। निर्मला बहू को आवाज लगाकर 2 कप चाय बनवाती है। चाय पीने के बाद भी जानकी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अरे जानकी, तेरा बदन तो बुखार से तप रहा है, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो रुक, मैं बहू को बुलाती हूँ। नीना, बहू बेटा देख तो मौसी जी को क्या हुआ है। निर्मला, तुम मुझे ना अस्पताल ले चल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे तू घबरा क्यों रही है, मेरी बहू है ना, सब संभाल लेगी। तू अभी डॉक्टर के पास जाएगी तो वो 10 तरह की जांच लिख देगा, फिर ब्लड टेस्ट कराओ, हजारों रुपए फूको, और अंत में दवाई वही देते हैं जो देनी होती है। मेरी बहू है ना, उसे दवाइयों का पूरा कोर्स कर रखा है, उसे ऐसा वैसा मत समझना। और इन मुए डॉक्टरों को क्या तजुर्बा होगा जो मेरी नीना को है, एक ही गोली में बीमारी दूर कर देती है। निर्मला के बार बार समझाने पर जानकी नीना से दवाई लेकर खाने को तैयार हो जाती है। वैसे तो आमतौर पर नीना अपनी तरफ से ठीक ही दवाई दिया करती थी, लेकिन आज उससे गलती हो गई। मौसी जी को दवाई लिखते समय वो पूछना भूल गई कि क्या वो कोई और दवाई भी खाती है। मौसी जी उम्र दराज महिला थी, वो हर रोज ब्लड प्रेशर, शुगर और थायराइड की दवाएं खाती थी। ऐसे में नीना ने उनका कोर्स पूछे बिना बुखार के लिए दवाई लिख दी। आधी रात के समय हाय हाय, मेरा शरीर बुखार से झुलसा जा रहा है, खड़े होते ही चक्कर आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मम्मी जी, आप लोग क्यों इनकी जान पर रिस्क ले रहे हैं? अरे बुजुर्ग महिला है, अगर कुछ 19-20 हो गया ना तो सारी जिंदगी रोना पड़ेगा आप लोगों को। नीना, तुम्हें समझ में आ रहा है कि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है? भाभी सही कह रही है मम्मी जी, शायद मौसी जी को कुछ और ही प्रॉब्लम है। आप इन्हें किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा लाइए ना। अरे बहू, डॉक्टर क्या करेगा, तू ही कोई दवाई दे दे बदल के। नहीं नहीं, मुझे मौसी जी की हालत ठीक नहीं लग रही, आप इन्हें जल्दी से लेकर जाइए ना। बहू के कहने पर निर्मला अपनी सहेली जानकी को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। अरे, इनका ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई है, इसीलिए इन्हें चक्कर आ रहे थे। आपने कोई गलत दवाई खा ली है जिसके कारण बीपी बढ़ गया है। अच्छा हुआ आप समय से इन्हें हॉस्पिटल ले आए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। बहुत ज़्यादा हाई बीपी होने पर ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी हो जाता है। डॉक्टर की बात सुनकर नीना के हाथ पैर ढीले पड़ने लगते हैं। 2-3 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद मौसी जी ठीक होकर अपने घर लौट जाती है। अब चूंकि निर्मला ने ही खुद नीना को दवाइयाँ देने के लिए कहा था, इसलिए वो भी सहेली की तबीयत बिगड़ने की बात पर चुप लगा लेती है। कुछ दिन बाद नीना की माँ उससे मिलने आती है। प्रणाम मम्मी, कैसी हो आप? ठीक हूँ बेटा। क्या हुआ मम्मी, आपकी आवाज बड़ी सुस्त सुनाई दे रही है। हाँ बेटा, आज सुबह से ही मुझे बुखार महसूस हो रहा है। चल अब तू ही कोई दवाई बता दे, आराम आ जाएगा। अरे इतना क्या सोच रही है बहू, बता दे ना दवाई। 1-2 मरीज का इलाज तो डॉक्टर से भी गलत हो जाता है, ज्यादा मत सोच, हमें तुझ पर पूरा भरोसा है। शर्म नहीं आती आप सबको? जान जाते जाते बची है मौसी जी की, और आप लोग फिर से ये गोली गोली खेलने लग गए। डॉक्टर बेवकूफ नहीं है जो 1000 रुपए लेकर आपको दवाई लिख कर देते। सालों तक पढ़ाई करते तब जाकर किसी मरीज को दवाई बताते, मरीज की पूरी हिस्ट्री जानकर उसके बाद टेस्ट कराते हैं और तब जाकर कोई दवाई देते। हर दवाई हर मरीज पर काम नहीं करती। आप सही कह रही हैं भाभी, मुझसे गलती हुई जो मैंने मौसी जी के साथ इतना बड़ा रिस्क लिया। आज के बाद मैं किसी को भी ऐसी ही दवाई नहीं दूंगी। पढ़ी लिखी होकर भी पता नहीं मुझसे ये गलती कैसे हो गई। नीना अपनी गलती मान लेती है और फिर कभी किसी को दवा नहीं देती। बहू सुधारो अभियान। पल्लवी की दुनिया अपनी खुशियों, ख्वाहिशों और आराम से आगे कभी नहीं बढ़ी, जिसके चलते वो अपने आगे घर में किसी इंसान तो क्या, सामान पर भी ध्यान नहीं देती। राघव, या तो कैश दो या अकाउंट ट्रांसफर करो, पर जल्दी से पैसे दो, मुझे किटी पार्टी के लिए शॉपिंग भी तो करनी है। हर दूसरे दिन शॉपिंग करती रहती हो, फिर भी एक भी किट्टी में पहनने के लिए कपड़े नहीं होते तुम्हारे पास। ओ प्लीज,
पल्लवी कभी ड्रेस रिपीट नहीं करती। अच्छा, अगर एक बार कोई ड्रेस रिपीट भी कर लोगी तो देशद्रोही नहीं बन जाओगी। उफो, तुमसे बात करना मतलब कीचड़ में पत्थर मारने बराबर है। ये कहकर पल्लवी अपना पर्स लेकर घर से बाहर चली जाती है। लेकिन दिन पर दिन उसका ये बढ़ता एटीट्यूड राघव को परेशान करने लगता है। कुछ हफ्तों बाद पल्लवी हॉल में बैठी अपने दोस्त से बात कर रही होती है कि राघव वहां आता है। पल्लवी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो। देखो अभी मैं बिजी हूं, बाद में आना। राघव पल्लवी के हाथ से फोन छीनकर कॉल काट देता है। अब हो गई फ्री, चुपचाप चलो। दोनों सास के कमरे में पहुंचते हैं जहां सास बेड पर लेटी होती है। सोती हुई मम्मी को दिखाने के लिए तुमने मेरी कॉल काट कर मुझे यहां लेकर आए? सीरियसली? हम अगले महीने की अपनी यूरोप ट्रिप का इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। तुम अपने आप में इतनी अंधी हो गई हो कि घर में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। माँ की तरफ ध्यान से देखो, उन्हें कैंसर है, कमजोरी में आदी हो गई है, लेकिन तुम्हें खबर तक नहीं। अगर तुम्हें अब भी ट्रिप पर जाना है तो पहले अपनी जिम्मेदारी संभालना सीखना होगा, नहीं तो ट्रिप कैंसल। पति की बात सुनकर पल्लवी हैरान रह जाती है। नहीं, यू कांट डू दैट। तुम मेरी ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकते। मैं पिछले 2 साल से इसे प्लान कर रही हूं। यूरोप इंपॉर्टेंट है या मम्मी? कल इन्हें ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना है, जिसके बाद से पूरे 1 महीने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। और अगर तुम्हें यूरोप जाना है तो साबित करना होगा कि तुम जिम्मेदारी संभालने लायक हो। 1 महीने तक तुम्हें घर और बिजनेस में हेल्प के साथ एक शेल्टर में भी वॉलंटियर करना होगा। ये सब क्या बकवास है? मैं किसी शेल्टर में नहीं जाने वाली। और घर में काम के लिए हाउस हेल्प रख लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर मैं ऑपरेशन के साथ एक ही खर्च उठा सकता हूं, या तो हाउस हेल्प या ट्रिप। अब तुम डिसाइड कर लो। राघव की बात सुन पल्लवी गुस्से में उसे घूरते हुए पैर पटकती वहां से चली जाती है। और अगली सुबह सास को हॉस्पिटल लेकर जाने के साथ पल्लवी भी होमलेस शेल्टर में वॉलंटियर करने पहुंच जाती है। बाय गॉड, अगर बात यूरोप की नहीं होती तो लाइफ में अपनी किटी पार्टी मिस करके यहाँ कभी नहीं आती। वहां काम करते हुए पल्लवी का स्वभाव अच्छा नहीं होता, फिर भी लोग सिर्फ उसकी मदद से ही बहुत खुश होते हैं, जिसे देख वो थोड़ा हैरान होती है और दोपहर तक अपना काम खत्म करके हॉस्पिटल पहुंचती है। मम्मी की तबीयत कैसी है? ऑपरेशन ठीक रहा? क्या बात है, तुम अपने अलावा किसी दूसरे के बारे में सोच रही हो? ऑपरेशन अच्छे से हो गया, रूम में शिफ्ट कर दिया है, पर होश आने में और डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा। देखो, तुम्हें इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतनी भी मतलबी नहीं हूं कि अपने परिवार का बुरा सोचूं या उनके बारे में सोचूं ही नहीं। राघव मुस्कुराने लगता है और दोनों सास के कमरे में जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें राघव ऑफिस और हॉस्पिटल तो पल्लवी घर के साथ शेल्टर की जिम्मेदारी संभालने लगती है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और सास डिस्चार्ज होकर घर वापस आती है। मैंने सुना तुम शेल्टर में वॉलंटियर कर रही हो। आई एम प्राउड ऑफ यू पल्लवी, ऐसे ही अच्छा काम करती रहना। अब पल्लवी इन बातों से परेशान होने की जगह खुशी खुशी घर में मदद के साथ सास की सेवा और शेल्टर में वॉलंटियर करती रहती है। अब उसके पहले वाला रूप और लाइफस्टाइल कहीं गायब सी हो जाती है। एक दोपहर पल्लवी शेल्टर से घर वापस आती है तो राघव को हॉल में बैठा रोते देख परेशान हो जाती है। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? मम्मी जी ठीक है ना? अरे कुछ तो बताओ, क्या हुआ? मम्मी। राघव के इतना बोलते ही पल्लवी भी सिर पकड़कर वहीं पर बैठकर रोने लगती है। अरे तुम क्यों रो रही हो? अब क्या मैं अपनी मम्मी के जाने पर रो भी नहीं सकती? मम्मी ठीक होते होते चली कैसे गई? अरे क्या बकवास कर रही हो, मम्मी जिंदा है। हाँ? ऐसी बात है तो तुम यहाँ बैठे नदियाँ क्यों बहा रहे हो? अरे वो तो आज फाइनल रिपोर्ट आई कि मम्मी का कैंसर ठीक हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये तो खुशी के आंसू है। पति की बात सुन पल्लवी एक बार फिर अपना सर पकड़ लेती है। हाय रब्बा, पागल इंसान, खुद तो पागल हो ही और यहाँ ऐसे गंगा यमुना बहाकर मुझे भी पागल बना रहे हो। ऐसे में तो किसी को भी गलतफहमी हो जाएगी ना। पल्लवी सास के कमरे में जाती है
जहाँ सास उसे अपनी कहानियां सुनाने के साथ उसके काम पर शाबाशी देने लगती है और इसी तरह दोनों घंटों तक एक साथ बैठी बातें करती रहती है। जिसके बाद दोनों साथ मिलकर घर का काम करती है, जिसमें राघव भी उनकी मदद करता। मैंने तो राघव को बोला था, इतनी सख्ती मत कर, बहू को प्यार से समझा तो समझ जाएगी। माँ, बिना सख्ती के इतने सालों में जिम्मेदारी की स्पेलिंग तक नहीं सीखी और अब एक ही महीने में स्पेलिंग के साथ मतलब भी समझ लिया। पल्लवी को सिचुएशन और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के लिए सख्ती जरूरी थी। और मैं इस बात पर राजी हूँ कि हाँ, शायद प्यार से मैं लोगों की कदर करना, रिश्तों की कदर करना, अपनी इस घर और परिवार के लिए जिम्मेदारियाँ या अपनी सोसाइटी के लिए जिम्मेदारियों को कभी ना समझ पाती और ना ही सीख पाती। अब तो राघव का दिया 1 महीना और उससे मिला काम सब पूरा हो गया। राघव, अब तो बहू को उसकी यूरोप ट्रिप पर जाने से रोक नहीं सकता। बिल्कुल, रोकना भी नहीं चाहता माँ। उसे जो समझाना था वो समझ गई है, इसीलिए ये रहा उसका इनाम। राघव यूरोप की टिकट पल्लवी के हाथ में रखता है, जिसे देखकर पल्लवी खुश तो बहुत होती है पर उसे लेती नहीं। अरे क्या हुआ? तुझे तो हमेशा से सोलो ट्रिप पर यूरोप जाना था, अब टिकट सामने है तो पकड़ती क्यों नहीं? वो सोलो ट्रिप वाली और इस पल्लवी में अब जमीन आसमान का फर्क है माँ। यूरोप तो आज भी जाना है, पर आपके साथ, दोस्तों के साथ, पति पत्नी के साथ। और सोलो ट्रिप तो सब करते हैं, हम सास बहू वाली ट्रिप करेंगे। सबको पता चलना चाहिए कि सास बहू भी दोस्त बन सकती है और बाकी सबसे ज्यादा धमाल भी कर सकती हैं। पल्लवी की बात सुन सास और राघव बहुत खुश होते हैं। लेकिन इस बुढ़िया के साथ जाने के लिए तुझे 2 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। तो मिस्टर पतिदेव, इस टिकट को कैंसिल कर दो और 2 महीने बाद की 2 टिकट बुक कर लो। 2 महीने बाद दोनों बैग पैक किए तैयार हैं। तो सब तैयार? टैक्सी आ गई है? अरे हम तो तैयार ही हैं, अब बस यूरोप वालों को हमारे लिए तैयार होना पड़ेगा। सब हंसने लगते हैं और इसी के साथ आखिरकार सास बहू की जोड़ी यूरोप के लिए रवाना होती है।